हेलो दोस्तों, हाउ टू बाइक चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया क्लच प्लेट बाइक में कैसे फिटिंग किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बाइक का क्लच प्लेट बेहतर परफॉर्म करे और उसकी लाइफ अच्छी हो। तो सबसे पहले साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आप क्लच कवर खोलें तो यहाँ के सारे पार्ट्स को आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो पेपर वाली पैकिंग लगती है उसको अच्छी तरीके से निकाल देना है और यहाँ पे आराम से साफ़ करना है कि ताकि कोई गड्ढा या खड्डा ना पड़ने पाए। उसके बाद पुरानी पैकिंग का आप कभी भी यूज़ दोबारा ना करें, क्योंकि पुरानी पैकिंग का अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा नया पैकिंग यूज़ करें जब भी आप क्लच कवर को खोलें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं क्लच के, उसको भी आपको साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे पार्ट्स को हमने साफ़ कर दिया अच्छी तरीके से। इसकी सफाई बेहद ज़रूरी होती है। तो इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसके क्लच कवर को भी साफ़ कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लच कवर को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है और पेपर वाली पैकिंग को भी मैंने निकाल दिया था। उसके बाद फिटिंग करने के टाइम पे सबसे पहले आपको ऑयल फ़िल्टर वाली जाली को साफ़ करना होगा, ताकि आपकी बाइक का ऑयल सर्कुलेशन बेहतर रहे और आपकी बाइक जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। और ये काम आप सिर्फ क्लच के काम करते टाइम पर भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये वाला वाशर यहाँ पे क्लच वाले शाफ्ट पे लगाना होगा। उसके बाद इसके ऊपर एक बुश आएगा जो कि मेरे हाथ में है। तो वाशर लगाने के बाद इस बुश को आपको इस शाफ्ट के अंदर इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्लच फिटिंग का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्लच को फिटिंग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे हाथ में हाउजिंग है, इसको भी आपको नॉर्मली पुश कर देना है अंदर की साइड में। उसके बाद ये बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने हाउजिंग को बिठा दिया है। उसके बाद हाउजिंग के ऊपर ये वाला वाशर आएगा जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में। अगर कुछ भूलने की या मिस अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाउजिंग को लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये कट वाला वाशर लगता है जो कि मेरे हाथ में है। तो कट वाला वाशर लगाते टाइम ये अक्सर गिर जाता है और यहाँ पे ये फिटिंग होता है। तो ये गिरने ना पाए इसके लिए मैंने कट वाले वाशर में थोड़ा सा ग्रीस यूज किया है, ताकि ये अपने खांचे में जब बैठेगा तो वहाँ से गिरेगा नहीं। तो आप चाहें तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जिस तरह लगाते हैं उसी तरीके से लगाइए। तो यहाँ पे दोनों वाशर में मैंने ग्रीस लगा दिया है, तो ये चिपक गया है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोनों कट वाले वाशर को आपको अच्छी तरीके से बिठा देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बैठ गया है। अब इसके ऊपर एक दूसरा वाशर आएगा जो कटोरे के टाइप का होता है, बाउल टाइप का, जो कि आपके सामने है। ये वाला वाशर इसके ऊपर आएगा और कट वाला वाशर जो मैंने लगाया है वो इसके अंदर सेट हो जाता है, बैठ जाता है। तो यहाँ से जो है इसको लगाने के बाद आपकी हाउजिंग लॉक हो जाती है इस वाशर की वजह से। वाशर लगाने के बाद क्लच कवर के ऊपर यहाँ से अगर ऑयल लीकेज की समस्या है तो इस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लच प्लेट चेंज करने के लिए इसको खोलते हैं तो यहाँ से इस काम को भी आप कर सकते हैं। क्लच लीवर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लच लीवर में एक ओरिंग लगा हुआ है। तो ये ओरिंग जब आप चेंज कर देंगे तो यहाँ से ऑयल लीकेज होने वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑयल लीकेज की समस्या नहीं थी, लेकिन ये रिटर्न वाली स्प्रिंग टूटी हुई थी क्लच लीवर की। तो कुछ इस तरीके से ये स्प्रिंग फिटिंग होगी, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। ऊपर से इस स्प्रिंग को आपको चेंज नहीं करवाना है, आप तरीके से चेंज करवाएंगे तो स्प्रिंग की जो टेंशन है वो कम नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग को लगाना है। उसके बाद अंदर की तरफ आपको इसे पुश कर देना है क्लच कवर के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सिरा इसका स्प्रिंग का यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद इस लीवर को अंदर के साइड आपको थोड़ा सा पुश कर देना है, यानी ठोकर लगा देना है। उसके बाद जब ये स्प्रिंग बैठ जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये लीवर को रिटर्न करेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये स्प्रिंग बैठ चुका है और ये प्रॉपर। ये है हीरो का ओरिजिनल क्लच प्लेट। इसकी MRP है 280 रुपये, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो हीरो की जो भी गाड़ियाँ आती हैं मैं उसमें जेन्युइन पार्ट ही लगाता हूँ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है और ये अच्छा होता है। आप भी जहाँ तक हो सके ओरिजिनल पार्ट का ही यूज करें। इस बॉक्स को खोलने के बाद इसके अंदर 4 क्लच प्लेट आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे क्लच प्लेट के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसके पार्ट नंबर भी पड़े हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्लच प्लेट है। और दोस्तों क्लच प्लेट फिटिंग करने से पहले इसे ऑयल से गीला कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हुआ क्लच प्लेट है।
एक क्लच प्लेट को मैं ऑयल से भिगो के आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको नए क्लच प्लेट पे नया ऑयल डाल के इसको भिगाना है, पुराने ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और नए ऑयल को अच्छी तरीके से इस पे लगाएंगे तो ये क्लच प्लेट जो है वो भीग जाएगा। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अगर आप क्लच प्लेट को नहीं भिगाते हैं तो इससे 1-2 राउंड जो है ऑयल में डीप नहीं हो पाता क्लच प्लेट, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए आप क्लच प्लेट को ऑयल के साथ ज़रूर डीप करें, इसे भिगाएं, उसके बाद ही फिटिंग करना चाहिए। क्लच प्लेट फिटिंग से पहले इस क्लच हब को भी चेक करना ज़रूरी है कि ताकि ये कटा हुआ ना हो, इसके अंदर गड्ढे ना पड़े हों। अगर ये कटा हुआ है तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। फ़िलहाल ये ठीक है, तो इसे ज़रूर चेक करना चाहिए क्लच प्लेट लगाने से पहले। उसके बाद इसके सेंटर को भी चेक करना चाहिए, इसमें भी कोई गड्ढा या निशान नहीं पड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपकी गाड़ी का पिकअप भी कम रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको क्लच प्लेट लगाने से पहले। उसके बाद क्लच प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले इस हब के अंदर पहले आपको क्लच प्लेट लगाना है। कुछ इस तरीके से पहले इसमें क्लच प्लेट आएगा, उसके बाद इसके ऊपर प्रेशर प्लेट आएगा। तो प्रेशर प्लेट लगाने के टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो धार वाला साइड है ये अंदर की साइड जाएगा, और जो ऊपर से थोड़ा स्मूथ रहेगा और अंदर के साइड हल्का सा, मतलब इसके ऊपर धार नज़र नहीं आएगा, हल्का सा डाउन रहेगा, तो ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड में आएगा। इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। एक क्लच प्लेट लगेगा, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लगेगा, उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट लगेगा, उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट लगेगा। इसी तरीके से आपको इसके अंदर 4 क्लच प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट फिटिंग करना होता है, यानी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको फिटिंग करना है। पहले क्लच प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट, इसी तरीके से क्लच प्लेट की फ़िटिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चारों क्लच प्लेट को मैंने फ़िटिंग कर दिया है। अब इसे फिटिंग करने के बाद एक बात चेक कर लेना है कि कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए। तो सबसे पहले क्लच प्लेट होगा, उसके बाद प्रेशर प्लेट होगा, फिर क्लच प्लेट होगा, फिर प्रेशर प्लेट होगा। इस तरीके से 4 क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होंगे। उसके बाद हम इसके सेंटर को इसके ऊपर लगा देंगे। इसे चेक करने के बाद तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको इसके ऊपर सेंटर को लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सेंटर बैठ चुका है। तो यहाँ पे क्लच प्लेट इसके हब के अंदर फिटिंग हो चुका है। इसी तरीके से आपको फिट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लच कवर फिटिंग करने से पहले एक बार आप इसको भी ज़रूर चेक करें। इसके द्वारा क्रैंक के अंदर ऑयल जाता है, यहाँ पे ये फिटिंग होता है बैलेंसर के ऊपर। तो यहाँ से इस होल के माध्यम से जो है वो ऑयल पंप वाला ऑयल क्रैंक के अंदर जाता है। तो ये ऑयल सील जो होती है, इस ऑयल सील को और इस पेपर वाली पैकिंग को चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। ये पैकिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पिन बना हुआ है जिसके माध्यम से ऑयल आता है। तो इसके अंदर आपको इस प्लेट को डालना है और ऊपर नीचे करना है थोड़ा, या साइड में घुमाना है। तो ये थोड़ा सा ऑयल सील पकड़ना चाहिए इस पिन के अंदर, तब ये बेहतर रहेगा। अगर ये बिल्कुल ही लूज है या ऑयल सील कटी हुई है या पैकिंग कटा हुआ है तो उसे रिप्लेस करना है, उसके बाद ही फिटिंग करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस सेंटर को मैं क्लच हाउजिंग के अंदर फिटिंग कर रहा हूँ, क्लच प्लेट को फिटिंग कर रहा हूँ। तो इस फिटिंग करने के टाइम इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पूरे क्लच प्लेट एक साइड में नहीं जाने चाहिए। 3 क्लच प्लेट ज़्यादा खड्डे वाला जो बना हुआ है इसके अंदर जाएगा 3 क्लच प्लेट, और 1 क्लच प्लेट इसके अंदर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे रोटेट करके सेट कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए ये क्लच प्लेट हाउजिंग के अंदर ठीक तरीके से बैठ गया है। इसी तरीके से आपको इसे बैठाना है। उसके बाद एक वाशर और एक नट इसके ऊपर लगता है। सबसे पहले वाशर को लगा दीजिए, उसके बाद इस नट को यहाँ पे आपको फिटिंग कर देना है कुछ इस तरीके से हाथ के इशारे से। इसकी चूड़ी सीधी होती है तो इस तरीके से यहाँ पे इस नट को आप हाथ के इशारे से लगा दीजिएगा। उसके बाद इसका जो सेंटर है क्लच वाला, इस नट को टाइट करने के बाद इसके सेंटर को आगे पीछे करके देखना है। ये बिल्कुल फंसना नहीं चाहिए, ये सेंटर बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तभी आपका क्लच बराबर वर्क करेगा। अगर ये जाम रहेगा तो आपका ये क्लच सेंटर टूट भी सकता है। इस बात को बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है क्लच प्लेट लगाते टाइम पे। उसके बाद इसका ये जो पुलर आता है इसके माध्यम से इसको टाइट करें। आप इसके ऊपर छेनी हथौड़ी का यूज ना करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस नट को भी टाइट करने के लिए कुछ इस तरह का पुलर आता है, इसको यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद जो टामी होती है उस टामी को यहाँ पे आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से।
उसके बाद इसे आराम से आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं टाइट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको हाउजिंग को टाइट करना है कम्प्लीटली तौर पर। इसी तरीके से ये टाइट होगा और इसका ध्यान रखना है कि पुलर टेढ़ा ना होने पाए वरना आपका सेंटर टूट सकता है। तो ये टाइट हो चुका है, मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है टूल्स को। उसके बाद एक बार सेंटर को मैं और चेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसके बाद इसकी चारों स्प्रिंग को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और चारों स्प्रिंग को लगाने के बाद इस प्लेट को मैं फिटिंग करूँगा। इस प्लेट के साथ एक बेयरिंग भी आती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो 10 नंबर वाले बोल्ट हैं, इन बोल्ट को आप अपोजिट साइड में टाइट करिएगा जिससे कि ये प्लेट टाइट करते टाइम पे टूटने ना पाए, क्योंकि ये सिल्वर का होता है, अक्सर ये टाइट करते टाइम पे टूट भी जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इस नट को अपोजिट साइड में ही टाइट करना है। बिल्कुल आमने सामने वाले नट को आप टाइट करिएगा एक साथ में। उसके बाद इस तरीके से अगर आप टाइट करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं और ये बेहतर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बोल्ट टाइट हो गया है। अब इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो घूमने लगेगा, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे आप बोल्ट या कुछ भी रख के इसको रोक सकते हैं। उसके बाद इसके चारों नट को एक बार और चेक कर लीजिए, ये टाइट हो जाए। उसके बाद इस बोल्ट को यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे टाइट हो चुका है। उसके बाद इसके नीचे ये जो बाउल लगता है क्लच प्लेट को गीला रखने के लिए, ये बाउल लगता है, यहाँ पे कटोरा लगता है और ये 8 mm का यहाँ पे एक बोल्ट लगता है। तो इस बाउल को आपको लगाना है। उसके बाद इसमें 2 बोल्ट लगते हैं 8 mm वाले, इन दोनों बोल्ट को आपको टाइट करना है। यहाँ पे एक बोल्ट आएगा और एक बोल्ट को मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से दोनों बोल्ट को आपको टाइट करना है और इस बाउल को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से बैठ जाए और कहीं टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये फिटिंग किया हुआ है। इसी तरीके से आपको इसे फिटिंग करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पोर्शन है इसका और दूसरा पोर्शन इसके उस साइड में है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको इस कटोरे को फिटिंग करना है। इसमें ऑयल भरा हुआ होता है जिससे आपका क्लच प्लेट हमेशा गीला रहता है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है। उसके बाद इस दोनों बोल्ट को आपको चेक कर लेना है, ये बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए वरना आपका क्लच प्लेट ख़राब भी हो सकता है ऑयल में डीप ना होने की वजह से। अब इसके बाद मेरे भाई हम इस बैलेंसर को लगाएंगे। बैलेंसर के यहाँ पे कोर पे काफ़ी कचरा जमा होता है, अक्सर मैंने देखा है। तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ध्यान से साफ़ कर लेना है, क्योंकि यहीं से ही क्रैंक के अंदर ऑयल जाता है। उसके बाद इसके ऊपर एक वाशर आएगा, इस वाशर को आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इस नट को यहाँ पे लगा के अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। बैलेंसर में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है टाइट करते टाइम पे, क्योंकि अक्सर होता है कि बैलेंसर ढीला जब रह जाता है तो यहाँ से खुट खुट की आवाज़ आती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये फिटिंग करते टाइम पे बिल्कुल ढीला ना रहने पाए। तो इस तरीके से आपका बैलेंसर फिटिंग होगा। उसके बाद इसके ऊपर आपको पुलर लगा के टाइट करना है इस बैलेंसर को। तो सबसे पहले इसे हम लगाएंगे इसकी टूल को और इसे लगाने के बाद इसे हाथ के इशारे से पकड़ के थोड़ा सा बैलेंसर को टाइट करेंगे। और उसके बाद इसको रोकने के लिए नीचे से कोई बोल्ट या मतलब छोटा पेचकस लगाकर भी आप इसे रोक सकते हैं ताकि ये रोटेट ना होने पाए फुल टाइट करने के टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से आपको टूल के माध्यम से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है कि ताकि ये यहाँ से आवाज़ ना करने पाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक बोल्ट लगाया था, उसको निकाल दिया है। अब आपका बैलेंसर अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर एक प्लेट आएगा सिल्वर वाला, इसको आपको यहाँ पे लगाना है। इसी प्लेट के माध्यम से क्रैंक के अंदर ऑयल सप्लाई होता है। तो इसकी पैकिंग और ऑयल सील अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें। उसके बाद इस प्लेट को लगा देना है और प्लेट के ऊपर 4 स्क्रू लगता है कुछ इस तरीके से। ये स्क्रू आपको टाइट करना है, चारों स्क्रू आपको लगा देना है और अच्छी तरीके से इसे टाइट कर देना है। मेरे भाइयों, आप कभी भी किसी भी चीज़ की फ़िटिंग करें तो सारे नट बोल्ट पे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कोई भी नट बोल्ट ढीला नहीं रहना चाहिए इंजन के अंदर, वरना वो नट बोल्ट खुल के अगर इंजन के अंदर गिर जाएगा तो आपके इंजन में भी नुकसान होगा और आपको दोबारा से उस काम को करना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी काम को करें तो बहुत ही दिल लगाकर और ध्यान से करना है आपको। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है मेरे भाई। तो मेरे इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
क्लच कवर को लगाने से पहले यहाँ पे एक पुश होता है जो क्लच लीवर के ऊपर लगता है, तो ये क्लच को पुश करता है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर ये क्लच कवर पे आप ध्यान नहीं देंगे, ये छूट जाएगा तो आपका क्लच काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि ये लगा होना चाहिए क्लच कवर के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर हम पैकिंग को लगाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें ग्रीस लगाते हैं या स्लेक लगाते हैं या ट्यूब लगाते हैं। मैंने इसमें किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट पैकिंग ही लगाया है। आप चाहें, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कवर को आपको लगाना है और आसानी के साथ ये बैठ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पैकिंग मुड़ने ना पाए लगाते टाइम पे। अगर आप लगाते टाइम पर ध्यान नहीं देंगे, ये पैकिंग मुड़ गई कहीं पे या ऊपर की साइड आ गई, तो वहाँ से ऑयल लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसके जो नट बोल्ट हैं उसको कैसे फिटिंग करना है और इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा लगेगा, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 बोल्ट जो होते हैं इसके वो थोड़े बड़े होते हैं और बाकी इसके जो 5 बोल्ट होते हैं वो एक साइज़ के होते हैं। तो सबसे पहले इन बोल्ट्स को यहाँ से अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबकी साइज़ अलग अलग है। तो जो सबसे लंबा वाला बोल्ट है वो यहाँ पे आपके जो है क्लच कवर में लगेगा, जहाँ से आप ऑयल डालते हैं इसके बिल्कुल बाजू में यहाँ पे ये जाके सेट होगा। तो यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद इसके बचे हुए जो बोल्ट हैं वो आप चेम्बर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लगाना है। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लगा दीजिए आप एक बोल्ट। उसके बाद एक बोल्ट जो है वो यहाँ पे लगेगा। इसके जो ब्रेक पैडल है जस्ट उसके सामने जो यहाँ पे लगेगा ये। तो इस तरीके से तीनों को मैंने लगा दिया है और आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कौन सा कहाँ पे लगेगा। बाकी ये जो 5 बोल्ट बचते हैं, ये बोल्ट अब आप किसी भी होल में क्लच कवर के कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसमें छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये 5 बोल्ट आसानी के साथ लग जाते हैं। तो 5 बोल्ट को कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है, मिस नहीं करना है कोई भी बोल्ट को, और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना इसकी चूड़ी भी मिस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल लीकेज की समस्या बनी रहती है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। इंजन का काम करते टाइम पे किसी भी बोल्ट को ओवर टाइट नहीं करना है वरना उसकी चूड़ी स्लिप हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको काम करना है। 5 बोल्ट को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 5 बोल्ट को मैंने लगा दिया है और मैं आपको दिखा कर ही लगा रहा हूँ कि कौन सा बोल्ट मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो कुछ इस तरीके से 5 बोल्ट लग चुके हैं। अब इन बोल्ट को टाइट करने के लिए एक बोल्ट को दूसरे के अपोजिट वाले बोल्ट के सामने से ही टाइट करना है, ताकि ये क्लच का जो कवर है बिल्कुल सीधी तरीके से टाइट हो। तो इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट में टाइट करना है सारे नट बोल्ट को। 2 बोल्ट टाइट कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है, पहले नॉर्मल टाइट किया है। तो इस तरीके से अपोजिट में 4 बोल्ट को पहले आप टाइट कर लीजिए, ताकि क्लच कवर जो है वो आपका अच्छी तरीके से लग जाए। उसके बाद बाकी जो बचे हुए बोल्ट हैं उसको भी आपको टाइट कर लेना है और सबको समान टाइट करना है। ऐसा नहीं कि किसी बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर दिया, किसी बोल्ट को कम टाइट कर दिया, तो इससे ऑयल लीकेज की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए सारे बोल्ट को चेक करना है अच्छी तरीके से और कोई भी बोल्ट लूज नहीं होना चाहिए, सब एक समान टाइट होना चाहिए, तब आपकी बाइक में ऑयल लीकेज की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे सारे नट बोल्ट को मैंने टाइट कर दिया है। किक शाफ्ट के पास से अगर ऑयल लीकेज की समस्या आपकी बाइक में, तो इस ऑयल सील को चेंज कर दीजिए, यहाँ से ऑयल लीकेज होने वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये ऑयल सील ऊपर से भी चेंज की जा सकती है। उसके बाद किक को लगा दीजिए और अंदर की साइड पुश कर दीजिए। उसके बाद बोल्ट को लगाते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि बोल्ट टाइट नहीं जाना चाहिए। बोल्ट को इस तरीके से डालिए, उसके बाद किक को थोड़ा आगे पीछे करिएगा। उसके बाद ये आपका जो नट है 10 mm वाला किक वाला, ये बहुत आसानी के साथ इसमें बैठ जाएगा। अगर आप इसे ज़बरदस्ती टाइट करेंगे तो इसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी बोल्ट की, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है और किक को एडजस्ट करके ही आपको इसके बोल्ट को टाइट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोल्ट को मैंने लगा दिया है और 10 mm वाले टूल्स की मदद से मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना ये बोल्ट टूट भी सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्लच वायर है इसको क्लच लीवर के अंदर कुछ इस तरीके से फंसा देना है। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा बारीकी चीज़ नहीं बताऊंगा, बस बिल्कुल नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि क्लच केबल को आराम से ऊपर की तरफ खींच लीजिए। उसके बाद इस नट को आपको टाइट कर देना है हाथ के इशारे से, ज़्यादा क्लच केबल को खींचना नहीं है। और मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है।
ये मेरा अनुभव है कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैंने हाथ से ही लगाया है, लेकिन इसकी जो प्ले होती है लीवर के पास वो बिल्कुल बेहतरीन ही आएगी। यानी कि 2 से 3 mm फ्री प्ले, चाहे आप हैंडल सीधा रखें या घुमाएं, बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर इतना फ्री प्ले है और इतना ही होना भी चाहिए। ज़्यादा क्लच लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। हैंडल घुमाने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें 2 से 3 mm फ्री प्ले बना हुआ है। तो इतना फ्री प्ले हमेशा होना चाहिए, ताकि अगर आपका क्लच केबल पुराना हो जाए तो भी आपके क्लच प्लेट जलने ना पाए। अगर यहाँ से क्लच कभी ज़्यादा टाइट होता है तो आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लच को एडजस्ट कर लेना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। 14 mm और 12 mm टूल की मदद से इस नट को आपको लॉक कर देना है, ताकि क्लच आपका ना ही लूज हो और ना ही टाइट हो, अपनी जगह पे एक सेटिंग पे बना रहे। तो ये लॉक हो चुका है क्लच केबल वाला नट, और ये क्लच बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो ऑयल गेज वाला लगता है पोजीशन, ये वाला ऑयल गेज, यहाँ से अगर ऑयल लीकेज की समस्या है तो इसके अंदर ओरिंग लगती है। इस ओरिंग को अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से भी ऑयल लीकेज की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इस ओरिंग को मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ऑयल लीकेज की समस्या है इस बाइक में। और इसमें जब ये ओरिंग चपटा हो जाता है यानी चिपक जाता है, तब इसको चेंज कर देना चाहिए, ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज की समस्या ना होने पाए। वरना अच्छी बाइक में जब यहाँ से लीकेज होता है तो बहुत देखने में बुरा लगता है। और ये जो ओरिंग है मेरे भाई, इसकी प्राइस 5 से 10 रुपये के बीच में है। कहीं पे भी आप स्पेयर पार्ट की दुकान पर इसे ले सकते हैं और अपने हाथ से भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसे आप अपने घर पे भी ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है। बस आपको इसे खोलना है ऑयल गेज को। उसके बाद इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीके से एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे निकाल सकते हैं। इसमें 2 ओरिंग लगा हुआ था, जबकि इसके अंदर एक ही ओरिंग लगता है। ये नया ओरिंग है, आप देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल राउंड शेप में है और ये चिपका हुआ नहीं है। तो इस तरीके से सुनिश्चित करें कि जो भी ओरिंग आप लाएं वो नया होना चाहिए, चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हाथ के इशारे से ये ओरिंग लग गई है और इसी तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ से ऑयल लीकेज वाली जो समस्या होगी वो अपने आप दूर हो जाएगी। अब मैं ऑयल बोल्ट को लगाऊंगा नीचे से। तो इस तरीके से ऑयल बोल्ट को आपको लगाना है हाथ के इशारे से पहले, और ये बिल्कुल फ्री जाना चाहिए बोल्ट। टेपर चूड़ी नहीं फिटिंग करना है, वरना आपका ऑयल टपकने लगेगा। तो ऑयल बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद मैं इसके अंदर 900 ml इंजन ऑयल डाल रहा हूँ। और ऑयल डालने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पे जो ये फुटरेस्ट खोला हुआ था इसे टाइट करूँगा। उसके बाद साइलेंसर पे एक बोल्ट लगता है यहाँ पे, इसको मैं लगाऊँगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में इन दोनों बोल्ट को टाइट कर दिया। ये फुटरेस्ट भी टाइट हो गया है और साइलेंसर भी टाइट हो गया है। तो दोस्तों मैं अब आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप भी समझ जाएं कि हाँ ये जो काम किया गया है ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाइक स्टार्ट हो चुकी है और क्लच प्लेट फिटिंग का सारा जो प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से आपको अपनी बाइक में क्लच प्लेट फिटिंग करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे तो क्लच के पास जो भी काम होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो इसी तरीके से किए जाते हैं कि ताकि बाइक की लाइफ अच्छी रहे और ये बेहतर परफॉर्म करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।